नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 141 पीछा शुरू। लियू नगर की छतों पर उड़ते हुए करण ने चलते चलते अपने वस्त्र बदल लिए। पल भर में वह काले कपड़ों में एक साए की तरह बदल चुका था। उसकी गति इतनी तेज थी कि साधारण योद्धा तो छोड़िए, कई लोग ये भी नहीं समझ पाए कि कोई छतों पर चल रहा है। केवल कुछ उच्च स्तर के योद्धाओं ने उस उड़ते हुए आकृति को साफ देखा और देखते ही उनके दिल धक से रह गए। ये गति, ये तो महान योद्धा स्तर की भी नहीं, कम से कम उच्चतम योद्धा स्तर है। क्या ऐसा कोई लियू नगर में आ गया है? ये सोचते ही कुछ समझदार घुमंतु योद्धा चुपचाप नगर छोड़ने लगे। वे यहाँ मेघलोहयस्क के लिए आए थे, लेकिन जब ऐसा स्तर प्रकट हो जाए तो फिर किस बात की प्रतिस्पर्धा? पूरे लियू नगर के योद्धाओं को जोड़ दें तो भी एक ऐसे व्यक्ति के सामने कुछ नहीं। इसलिए खदान का खेल यहीं खत्म। कई लोगों ने मन ही मन निर्णय लिया। करण की गति इतनी तेज थी कि उसे देखने वाले बहुत कम थे। इसी कारण उच्च स्तर के योद्धा की उपस्थिति की खबर केवल सीमित दायरे में ही फैली। तेज और तेज करण के दांत भींचे हुए थे। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार और बढ़ रही थी। उसके मन में खुद के लिए असीम पछतावा था। मैंने त्यान के लिए रक्षक क्यों नहीं रखे? मैंने अपनी शक्ति पहले क्यों नहीं खड़ी की? अगर ऐसा होता तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अब लियू नगर सांपों और अजगरों से भरा था। हर तरह की शक्ति, हर तरह का लालच। ऐसे समय में किसी दुस्साहसी का लड़कियों को जबरदस्ती उठा लेना असामान्य नहीं था, लेकिन ये सब उसकी चूक का परिणाम था। लियू नगर से चेन्यांग नगर की ओर जाने वाले मार्ग पर कई शानदार रथ तेजी से बढ़ रहे थे। उनके चारों ओर घुड़सवार योद्धा घेरा बनाए हुए थे। रथ के पास एक आलीशान वस्त्रों में लिपटा युवक घोड़े पर सवार था। उसका शरीर ढीला ढाला, नजरें धुंधली और स्वर घमंड से भरा। बुजुर्ग चेन, उसने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं थी। करण परिवार हमारे सीमा परिवार के सामने कुछ भी नहीं। भले ही उन्हें पता चल जाए कि हमने उनकी लड़की को उठाया है, वे क्या कर लेंगे? बगल में चल रहे बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। युवा स्वामी, उसका स्वर गंभीर था, आप करण परिवार को कम आंक रहे हैं। वह परिवार योद्धाओं से खड़ा हुआ है और उनका मुखिया अपने परिवार को सबसे ऊपर रखता है। अगर उन्हें पता चला कि आपने उनकी बेटी को जबरदस्ती उठाया है तो वे पूरी ताकत से आपसे लड़ेंगे। क्या? युवक चौंक गया। सिर्फ अपनी बेटी के लिए हमारे पूरे परिवार से दुश्मनी मोल लेंगे? हाँ, बुजुर्ग ने बिना झिझक कहा, हर योद्धा समृद्धि और शक्ति के लिए सब कुछ नहीं छोड़ता, और यह करण परिवार उन्हीं में से है। इसीलिए मैंने आपको तुरंत निकलने को कहा। युवक ने दांत पीस लिए। अगर ऐसा था तो उठाना ही नहीं चाहिए था। बुजुर्ग ने मन में सोचा, शायद अब समझ गया। लेकिन अगले ही पल युवक बोला, अगर उठाना ही था तो आधी रात में करते, तब कौन जानता कि मैंने किया है। जैसे ही हम सीमा परिवार पहुंच जाते, करण परिवार क्या ही कर लेता। हमारे घर के सामने वे बदला लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने बेबस होकर सिर हिला दिया। उसका दिल डूब गया। ऐसे स्वामी के साथ जिंदगी वाकई अंधेरी है। पूरे लियू नगर में किसी को भी उठाओ, पर करण परिवार को नहीं। वे लोग नगर शासक को भी हटा चुके थे। ऐसे परिवार से उलझना मूर्खता थी। भले ही
सीमा परिवार में उच्च स्तर के योद्धा हों, लेकिन अगर इसी घमंड में बिना सोच समझ के दुश्मन बनाए गए तो एक दिन पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। और उसी क्षण अंधेरे में एक काला साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 142 भाई का प्रकोप। तेज चलो, आलीशान वस्त्रों में सजा युवक बेचैनी से बोला। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, कहीं कोई शक्तिशाली योद्धा बदला लेने न आ जाए। जी युवा स्वामी, बुजुर्ग चेन ने उत्तर दिया। उसने मन ही मन आह भरी। कामुकता के सिर पर तलवार टंगी रहती है। काश इस बार के बाद ये युवा स्वामी कुछ समझ पाए। तभी रुको, पीछे से एक गूंजदार कान फाड़ देने वाली आवाज आई। सबने पलट कर देखा। एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। उसकी गति भयानक थी। उसे रोक दो, सीमा परिवार का युवा स्वामी चिल्लाया। आदेश पालन, घुड़सवार योद्धा एक साथ बोले। सभी अंगरक्षकों ने तलवारें खींच लीं। दल के दो प्रमुख योद्धा स्तर के अनुभवी लोग गंभीर नजरों से उस काले साए को देखने लगे। ये सीमा परिवार का काफिला है। एक प्रमुख अंगरक्षक दहाड़ा, अनजान लोग यहीं से लौट जाएं। वह सीमा परिवार की प्रतिष्ठा से आने वाले को रोकना चाहता था, लेकिन ये करण था। जैसे ही उसने सीमा परिवार का नाम सुना, उसकी गति और तेज हो गई। मार डालो उसे, प्रमुख अंगरक्षक चिल्लाया। करण की नजर एक पल के लिए पूरे दल पर गई, फिर सीधे रथों पर टिक गई। उसके भीतर एक दबी हुई गर्जना उभरी। वह बिना रुके सीधे आगे बढ़ा। एक अंगरक्षक ने ऊर्जा से भरी तलवार सीधे उस पर झोंक दी। मर धड़ाम, करण ने सीधे हाथ बढ़ाकर उस तलवार को पकड़ लिया। क्या? अंगरक्षक की आंखें फट गईं। नंगे हाथों से ऊर्जा युक्त तलवार रोकना। कड़क एक साफ आवाज के साथ तलवार टूट गई और अगले ही पल करण की हथेली अंगरक्षक के सीने पर जा लगी। धड़ाम, वह योद्धा उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और उसके साथ कई अन्य अंगरक्षक भी। करण रुका नहीं। तलवारें उस पर बरसती रहीं, लेकिन चिंगारियां उड़ीं। एक भी वार उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा। वह सीधे रथों की ओर बढ़ता रहा। अंगरक्षक सन्न रह गए। तलवारें काम नहीं कर रही थीं। ऐसे शत्रु से कैसे लड़ा जाए? धमाका, करण की एक हथेली, पहला रथ चूर चूर हो गया। उसने तुरंत झांका। नहीं, अंदर कुछ अन्य युवतियां थीं। डरी सहमी करण का दिल और तेज धड़का। वह जमीन पर पांव मारकर तीर की तरह उछला और अगले रथ पर जा पहुंचा। ऊर्जा हथेली में इकट्ठी हुई। फटाक, दूसरा रथ टूट गया और अंदर त्यानतियान। करण की आवाज कांप उठी। त्यानतियान अंदर बंधी हुई थी, मुंह पर कपड़ा, आंखें फैली हुई। जैसे ही उसने भाई को देखा, आंसू रोक नहीं पाए। वह जानती थी पिता आएंगे, भाई आएगा। इसी भरोसे वह अब तक रोई नहीं थी, लेकिन अब सारा डर टूटकर बाहर आ गया। करण ने एक ही वार में रस्सियां काट दी, मुंह से कपड़ा हटाया, उसे जोर से गले लगा लिया। सब ठीक है, उसकी आवाज भर्रा गई। भाई यहाँ है, कुछ नहीं होगा। त्यानतियान उसकी बाहों में सिमट गई। वह गर्माहट, सारा डर पिघला रही थी। भैया, वह सिसकते हुए बोली। त्यानतियान डरी नहीं, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। हाँ, करण ने उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके भीतर अशांत दिल आखिर शांत हुआ। मैं वादा करता हूँ। उसकी आवाज में इस्पात सी कठोरता थी। अब से तुम्हें कभी ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो हाथ अभी बहन को थामे हुए थे, वही हाथ अगले ही पल सीमा परिवार के लिए प्रलय बनने वाले थे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 143 रक्त से लिखा उत्तर। छोटा सा भूत, सीमा परिवार के रथ में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सीमा परिवार का युवा स्वामी गुस्से से दहाड़ा। करण अपनी बहन से शांत स्वर में बात करना चाहता था, लेकिन यह आवाज उस शांति को चीरती चली आई। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजर सीधा सीमा परिवार के युवा स्वामी पर पड़ी। बस एक नजर, और
युवा स्वामी का दिल जोर से धड़क उठा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई राक्षस उसे घूर रहा हो। उस पल उसका जीवन और मृत्यु उसके अपने हाथ में नहीं थे। तभी युवा स्वामी के पीछे खड़ा बुजुर्ग चेन गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ा। वह उसके सामने खड़ा हो गया। युवा स्वामी, उसकी आवाज भारी थी, आप भागिए, ये व्यक्ति साधारण नहीं है, मैं भी इसे रोक नहीं पाऊंगा, भागूं। युवा स्वामी हक्का बक्का रह गया। बुजुर्ग चेन योद्धा स्तर की चरम सीमा पर था, वह इसे भी नहीं रोक पाएगा। तो सामने खड़ा ये युवक आखिर क्या है? महान योद्धा। उसने तुरंत इस विचार को झटक दिया। सीमा परिवार में उसका बड़ा भाई सबसे प्रतिभाशाली था और वह भी योद्धा स्तर की चरम सीमा पर ही था। तो फिर ये युवक जो उम्र में उससे भी छोटा दिखता है, कैसे उससे ऊपर हो सकता है? भागो, बुजुर्ग चेन ने लगभग चीखते हुए कहा, यह मेरी क्षमता से बाहर है। अगर तुम तेज भागे तो शायद जान बच जाए। युवा स्वामी अब भी वहीं खड़ा था, उसकी टांगें जैसे जमीन में गड़ गई हों। देर हो चुकी है। करण ने अपनी बहन को पीठ के पीछे किया और धीरे से बोला। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें मृत्यु की ठंडक थी। त्यानतियान, उसने पूछा, यही व्यक्ति है? पीठ पर खड़ी त्यानतियान ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी। यही है, इसने कहा था कि मुझे सीमा परिवार ले जाएगा। मैंने मना किया तो लोगों से मुझे उठवा लिया। रस्सी बहुत कसकर बांधी थी। उसने अपनी बांह दिखाई। सफेद त्वचा पर लाल निशान अब भी साफ थे। उस पल करण की आंखों में सब कुछ लुप्त हो गया, केवल क्रोध। त्यानतियान, उसने बेहद नरमी से कहा, आंखें बंद कर लो। त्यानतियान ने बिना पूछे आंखें मूंद लीं। उसे नहीं पता था भाई क्यों कह रहा है, लेकिन उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था। आंखें बंद होते ही करण आगे बढ़ा, मेरे युवा स्वामी को नुकसान मत पहुंचाओ। बुजुर्ग चेन गर्जना के साथ आगे आया। उसने पूरी शक्ति से करण के सीने पर हथेली मारी। हट जा। करण ने उतनी ही सहजता से हथेली आगे बढ़ाई। दोनों हथेलियां टकराईं। कड़क हड्डी टूटने की भयानक आवाज गूंजी। बुजुर्ग चेन की पूरी बांह बेकार हो गई। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया, लेकिन उसे सोचने का समय नहीं मिला। करण की दूसरी हथेली सीधे उसके सीने पर पड़ी। धप, सीना अंदर धंस गया। बुजुर्ग चेन की आंखें धीरे धीरे खाली हो गईं। उसका शरीर जमीन पर गिरा, 2 बार तड़पा और फिर निश्चल हो गया। बुजुर्ग चेन, सीमा परिवार का युवा स्वामी, दहशत से चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं सीमा परिवार से हूँ। उसकी बात अधूरी ही रह गई। करण की हथेली उसके सीने पर पड़ी। कोई चीख नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। युवा स्वामी उसी रास्ते पर चला गया जिस पर बुजुर्ग चेन गया था। भागो, किसी अंगरक्षक ने घबराकर चिल्लाया। बुजुर्ग चेन और युवा स्वामी दोनों मर गए। बाकी अंगरक्षक पूरी तरह टूट चुके थे। वे इधर उधर जान बचाने को भागने लगे। करण ने जमीन से एक तेज तलवार उठाई। बिना रुके उसे आखिरी भागते हुए योद्धा की ओर फेंक दिया। तलवार धनुष से छूटे तीर की तरह चली। सफेद चमक, और अगले ही पल वह योद्धा सीने से छिद गया। शक्ति कम नहीं हुई। तलवार उसे पीछे खड़े पेड़ में कील की तरह ठोंकते हुए रुक गई। वन में सन्नाटा छा गया और त्यानतियान की बंद आंखों के पीछे एक नई कसम लिखी जा चुकी थी। रक्त से उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 144, घर की ओर वापसी। करण ने भागते हुए बचे हुए उन छोटे गुर्गों का पीछा नहीं किया। इस समय उसके लिए सबसे जरूरी थी उसकी बहन। बाकी सब बाद में, अब तुम आंखें खोल सकती हो, करण ने नर्म स्वर में कहा। त्यानतियान ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसने देखा वे दोनों लियू नगर की ओर लौट रहे थे। मुझे नीचे उतार दो, त्यानतियान ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। ठीक है। करण ने उसे पीठ से उतार दिया, फिर बोला, पिता बहुत घबरा रहे होंगे, हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। शरीर में कहीं दर्द तो नहीं? नहीं, त्यानतियान ने सिर हिलाया। असल में ज्यादा दर्द नहीं है, बस डर बहुत लग रहा था। ये स्वाभाविक था
किसी लड़की के लिए अजनबियों द्वारा जबरदस्ती उठा लिया जाना डर से बढ़कर कुछ नहीं होता। करण ने रुककर अपनी बहन की आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। अब सब ठीक है, भाई वादा करता है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। तियानतियान ने जोर से सिर हिलाया। उसने अपने भाई का हाथ थामा और दोनों तेज कदमों से लियू नगर की ओर बढ़ चले। क्या तियानतियान को उठा लिया गया? सरकारी काम निपटा रहे करण के पिता ये सुनते ही मेज पर हाथ मारकर खड़े हो गए। हाँ हाँ, घबराया हुआ सेवक घुटनों के बल बैठा बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। सीमा परिवार के लोगों ने बड़ी बिटिया को पकड़ा। रास्ते में मुझे युवा स्वामी मिले, मैंने उन्हें सब बता दिया। वे पहले ही पीछा करने निकल चुके हैं। क्या? करण के पिता का चेहरा सफेद पड़ गया। करण अकेले पीछा करने चला गया। उस पल उन्हें ऐसा लगा मानो आकाश टूटकर गिर पड़ा हो। सबको बुलाओ, वे दहाड़े। परिवार के सभी वरिष्ठों को, नगर के सभी रक्षकों को पीछा करो। सभी रक्षक सेवक कांप उठा, यहाँ तक कि नगर की सुरक्षा में लगे रक्षक भी। हाँ, करण के पिता गरजे, एक भी मत छोड़ो। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वे दरवाजे की ओर तेजी से बढ़े। करण परिवार के सभी लोग सुन लें, बड़ी बिटिया को उठा लिया गया है। जो भी चल सकता है मेरे साथ चले। अब किसी को अलग अलग बुलाने का समय नहीं था। जितने लोग सुने उतने चलें। क्या? बड़ी बिटिया को? किसकी इतनी हिम्मत जो हमारे करण परिवार को छुए? पूरा परिवार उबल पड़ा। अब पूरा लियू नगर करण परिवार के अधीन था, और फिर भी कोई उनकी बेटी को उठा ले, ये सीधा मौत को बुलाना था। क्षण भर में उत्साहित और क्रोधित करण परिवार करण के पिता के पीछे दौड़ पड़ा। उसी समय औषधि भट्टी में औषधि तैयार कर रहे गुरु नील ने ये शोर सुना। उन्होंने बिना सोचे अधूरी औषधि छोड़ दी और द्वार खोलकर सीधे बाहर निकल आए। करण कुलपति, उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तियानतियान को उठा लिया गया है? गुरु नील को देखकर करण के पिता का दिल हल्का कांप गया। जब से गुरु नील करण परिवार में आए थे, उन्होंने हर बात में परिवार का साथ दिया था, बिना किसी दिखावे के। यहाँ तक कि उनकी योग्यता के अनुरूप औषधियाँ भी उन्होंने कभी नहीं बनाई, सिर्फ परिवार की जरूरतें पूरी की। यह उपकार करण के पिता कभी नहीं भूले। और अब बिना देर किए गुरु नील खुद दौड़ आए थे। हाँ, करण के पिता ने तेजी से उत्तर दिया, सीमा परिवार के लोग हैं, लेकिन करण पहले ही पीछा करने निकल चुका है। ओह! ये सुनते ही गुरु नील के चेहरे की चिंता कुछ कम हो गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर करण निकल चुका है तो तियानतियान शायद सुरक्षित होगी। भले ही करण की वास्तविक शक्ति उन्होंने पूरी तरह न देखी हो, लेकिन एक सीमा परिवार से निपटने के लिए वह पर्याप्त से भी कहीं अधिक था। फिर भी इस रात करण परिवार के लिए अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 145 तूफान के बाद की शांति। गुरु नील, चलो जल्दी पीछा करें। करण के पिता की आवाज में स्पष्ट घबराहट थी। हो सकता है करण ज्यादा दूर न गया हो। ठीक है, गुरु नील ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। कुलपति, आप रास्ता दिखाए। नगर रक्षक ध्यान दें। करण के पिता ने गरज कर आदेश दिया, पूरे नगर को घेर लो, घर घर तलाशी लो। भले ही यह अंदाजा था कि शत्रु नगर छोड़ चुका है, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं थी। क्या पता वे अभी भी लियू नगर में ही छिपे हों। करण परिवार के सभी लोग ध्यान दें। उन्होंने दूसरा आदेश दिया, चेन्यांग नगर की दिशा में पीछा करो। दुश्मन मिलते ही उसे उलझाए रखना और तुरंत संकेत भेजना। आदेश का पालन सबने एक स्वर में कहा। क्षण भर बाद करण के पिता तेजी से नगर से बाहर निकल पड़े। गुरु नील करीब करीब उनके साथ ही थे। कुछ ही समय में पूरा लियू नगर उलट पुलट हो गया। नगर रक्षक एक एक घर की तलाशी लेने लगे। जो भी जरा सा भी संदिग्ध लगा उसे पकड़कर कारागार भेज दिया गया। कुछ योद्धाओं ने रोकने की कोशिश की तो रक्षकों ने सीधे बल प्रयोग किया, यहाँ तक कि कुछ को मौके पर ही ढेर कर दिया गया। नगर में क्षण भर में दहशत फैल गई,
लेकिन जब लोगों को पता चला कि करण परिवार की बड़ी बिटिया लापता हो गई थी, तो सब समझ गए करण कुलपति के एक ही पुत्र और एक ही पुत्री थी, बेटी पर आँच आए तो वे कैसे शांत रह सकते थे। इधर करण के पिता और गुरु नील तेजी से मुख्य मार्ग पर बढ़ रहे थे। अचानक वहां गुरु नील की आंखें चमकीं। वे रहे करण और त्यान, भले ही वे घायल थे, लेकिन गुरु नील की दृष्टि अब भी तीक्ष्ण थी। करण के पिता ने देखते ही कदम तेज कर दिए। मिंग ए त्यान, उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा। कहीं खून नहीं, कहीं चोट नहीं। उनके सीने से भारी बोझ उतर गया। पिता, करण ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटे ने आपको चिंता में डाल दिया। हाँ हाँ, करण के पिता हंस पड़े। सब ठीक है, सब ठीक है, चलो जल्दी घर चलें। तुम्हारी माँ बहुत घबरा गई है। जब वे नगर लौटे, पूरा लियू नगर उत्साह से गूंज उठा। बड़ी बिटिया लौट आई, युवा स्वामी भी आ गए। करण परिवार के लोग खुशी से चिल्ला उठे। आखिरकार एक दुकानदार ने सांस ली। पिछले कुछ समय में नगर रक्षकों ने 3 बार दुकान खंगाल ली। अगर आज भी वे न लौटते तो शायद दुकान ढहा दी जाती। लोगों के बीच से होते हुए करण और उसका परिवार तेजी से नगर शासक के निवास पहुंचा। अध्ययन कक्ष में पिता करण ने सम्मान से हाथ जोड़े। करण के पिता ने सिर हिलाया। बाहर बहुत लोग थे, वहां पूछना ठीक नहीं था। अब बताओ, असली बात क्या है? करण के पिता, पूरा करण परिवार उनकी जिम्मेदारी था। करण ने धीरे से हाथ नीचे किया। मैंने लोगों को मार दिया, मार दिया। करण के पिता की आवाज अचानक ऊंची हो गई। किसे? सीमा परिवार के युवा स्वामी को, उसके साथ एक वृद्ध अंगरक्षक, योद्धा स्तर की चरम सीमा पर, और 2 अन्य योद्धा अंगरक्षक। करण ने थोड़ा सोचकर कहा, कुल मिलाकर 4 लोग। 4, सिर्फ 4। करण के पिता ने दोनों हाथों से माथा पकड़ लिया। वह लगभग बेहोश ही हो गए। 4 लोगों में सीमा परिवार का युवा स्वामी भी था। सीमा कुलपति, एक उच्च स्तर का भयानक योद्धा। अब उसके बेटे की हत्या हो चुकी थी। यह मामला कैसे सुलझेगा? अभी कुछ देर पहले उन्हें सिर्फ बेटा बेटी की सलामती की चिंता थी। अब जब वे सुरक्षित लौट आए तो पूरा परिवार एक नए संकट के सामने खड़ा था, और यह संकट लियू नगर से कहीं बड़ा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 146, उठती हुई आंधियां। अब क्या किया जाए? करण के पिता अध्ययन कक्ष में बेचैनी से आगे पीछे टहल रहे थे। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। सीमा कुलपति, एक उच्च स्तरीय योद्धा, और सीमा परिवार, चेन्यांग नगर के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक। ऐसे दैत्य के सामने करण परिवार कैसे टिकेगा? करण अपने पिता की घबराहट देख रहा था। उसका मन हुआ सब सच बता दे कि वास्तव में उसका बेटा भी उच्च स्तरीय योद्धा की शक्ति छू चुका है, और यदि अनुमान गलत न हुआ तो शीघ्र ही और आगे बढ़ेगा। लेकिन वह चुप रहा। अगर वह ये कह देता तो शायद उसके पिता सह ही न पाते, और उससे भी बड़ा प्रश्न, वह ये सब समझाता कैसे? ये शक्ति कहाँ से आई? इसका कोई उत्तर उसके पास नहीं था। अंततः वह बाहर निकला, सीधे साधना कक्ष में गया और स्वयं को अभ्यास में झोंक दिया। उधर पूरा लियू नगर उबल रहा था। बड़ी बिटिया की घटना आग की तरह फैल चुकी थी। अंदरूनी खबरें धीरे धीरे बाहर आ रही थीं। सीमा परिवार का युवा स्वामी, और अब वह लौटकर नहीं आया। लियू नगर के छोटे बड़े सभी परिवार बेतहाशा लोग भेज रहे थे। जो भी सड़क पर पड़े उस शव को देख चुका था। उसके मन में एक ही विचार था, करण परिवार अब गया। लियू नगर के बाहर पहाड़ियों के बीच एक शांत आश्रय। पिता, खुशखबरी है, एक युवक उत्साह से चिल्लाया। करण परिवार खत्म हो गया। कुर्सी पर बैठे मध्यम आयु के व्यक्ति ने आंखें खोलीं। कैसे? युवक ने जल्दी जल्दी कहा। करण परिवार के युवा स्वामी ने सीमा परिवार के युवा स्वामी को मार डाला है। लाश अब भी सड़क पर पड़ी है। अच्छा, वह व्यक्ति अचानक आकाश की ओर देखकर हंस पड़ा। हंसी के साथ साथ आंसू भी बहने लगे।
ईश्वर ने आंखें खोल लीं, हमारे वान परिवार के उठने का समय आ गया है। फिर उसकी हंसी आह में बदल गई। दुर्भाग्य, मैं अब किसी काम का नहीं रहा। युवक तुरंत बोला, पिता, आप बेकार नहीं हैं, मैं जरूर आपके लिए नसों को ठीक करने वाली औषधि ढूंढ लूंगा। मध्यम आयु के व्यक्ति ने हाथ हिला दिया, नहीं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। नसें सुधारने वाली औषधि, छठे स्तर की, और वह भी साधारण नहीं, सर्वोच्च स्तर की। ऐसी औषधि पूरे वान परिवार की हैसियत से बहुत ऊपर थी, और केवल उसके लिए इतना बलिदान व्यर्थ था। सीमा परिवार की बात बताओ। उसने विषय बदला। युवक पहले से तैयार था। सीमा परिवार में 12 वरिष्ठ हैं, सभी महान योद्धा। सीमा कुलपति स्वयं उच्चस्तरीय योद्धा हैं। जो मारा गया वह उनका छठा पुत्र था, सबसे छोटा और सबसे ज्यादा लाड़ प्यार पाने वाला। वह स्वभाव से बेलगाम था, क्योंकि उसे कभी रोका ही नहीं गया। वान कुलपति ने भौहें सिकोड़ लीं, इतना लाड़ प्यार क्यों? युवक ने धीरे से कहा, उसकी माँ ने सीमा कुलपति को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसी में उसकी तबीयत बिगड़ गई। छठा पुत्र जन्म से ही कमजोर रहा, साधना कभी कर ही नहीं पाया, और उसकी माँ भी कुछ ही वर्षों में चल बसी। इसी अपराध बोध में सीमा कुलपति उसे बेलगाम छोड़ते रहे। कक्ष में कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर वान कुलपति की आंखों में एक चमक उभरी। तो यह आग अब सिर्फ करण परिवार को नहीं, पूरे चेन्यांग नगर को जला देगी। और इस बार हवा का रुख तेजी से बदल रहा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 147 षड्यंत्र की जड़। अगर ऐसा है तो हैरानी की बात नहीं, सिर हिलाते हुए वान कुलपति ने कहा। अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका था। भावनात्मक आघात इस संसार में सबसे कठिन इलाज है, और जब वह स्त्री मर चुकी हो तो घाव कभी भरता ही नहीं। सीमा कुलपति ने अपना सारा अपराध बोध अपने सबसे छोटे बेटे पर उड़ेल दिया था। उस बेटे के जन्म के बाद सीमा कुलपति ने किसी और पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। इससे उसकी दिवंगत पत्नी के प्रति उसका प्रेम आसानी से समझा जा सकता था। करण परिवार अब बच नहीं सकता, वान कुलपति ने निश्चित स्वर में कहा। जिसे वह सबसे अधिक चाहता था वह स्त्री मर गई, और अब जिस बेटे को सबसे अधिक चाहता था वह भी नहीं रहा। ऐसे में सीमा कुलपति का पागल हो जाना स्वाभाविक था, और अपराधी करण परिवार वे कैसे बच सकते थे? लेकिन वान कुलपति ने भौहें चढ़ाईं। जब ये छठा पुत्र इतना लाडला था तो सीमा परिवार ने किसी महान योद्धा को रक्षा में क्यों नहीं भेजा? युवक तुरंत बोला, पिता, आप नहीं जानते, सीमा परिवार का ये छठा पुत्र स्वभाव से विकृत था, और साधना में पूरी तरह अयोग्य। परिवार के वरिष्ठ उसे तुच्छ समझते थे, और कोई भी महान योद्धा ऐसे निकम्मे की आज्ञा मानने को तैयार नहीं होता। इसलिए महान योद्धा भेजना सीधे अपमान था। हाँ, उसने आगे जोड़ा, लेकिन सुरक्षा के नाम पर योद्धा स्तर की चरम सीमा पर एक अंगरक्षक जरूर भेजा गया। सीमा परिवार की प्रतिष्ठा के साथ ये व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित मानी गई। वान कुलपति व्यंग्य से हंसे। सुरक्षित? अगर सच में सुरक्षित होती तो छठा पुत्र मरा नहीं होता। वैसे? उन्होंने आंखें सिकुड़कर पूछा। मैंने सुना है उसे मारने वाला करण था। हाँ, युवक ने सम्मान से सिर झुकाया। बस यही समझ नहीं आ रहा, करण ने योद्धा स्तर की चरम सीमा वाले व्यक्ति को कैसे मार दिया? वान कुलपति कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, निषिद्ध औषधि, निषिद्ध औषधि। युवक चौंक गया। वह औषधि जिसके दुष्प्रभाव बहुत भयानक होते हैं, जो साधना की नींव तक नष्ट कर सकती है। वान कुलपति ने धीरे से सिर हिलाया। करण का गुरु एक महान औषधि गुरु है, और औषधि संघ में उसका दर्जा भी कम नहीं। ऐसा गुरु अपने शिष्य को निषिद्ध औषधि दे सकता है। युवक की आंखों में ईर्ष्या उभर आई। करण वाकई भाग्यशाली है, वह बोला, ऐसा गुरु जो उसे इतना चाहता हो। भाग्य? वान कुलपति ठंडे स्वर में बोले, भाग्य का क्या उपयोग जब सामने शक्ति खड़ी हो? इस बार एक उच्च स्तरीय योद्धा और 12 महान योद्धा हैं।
करण परिवार क्या लेकर टिकेगा? युवक तुरंत हंस पड़ा। पिता सही कहते हैं। वान कुलपति का चेहरा गंभीर हो गया। ये हमारा अवसर है। लियू नगर के छोटे बड़े सभी परिवारों से संपर्क करो। इन सब को एक धागे में पिरो दो। यह आगे बहुत काम आएगा। निश्चिंत रहिए पिता, युवक ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। मैं पूरे लियू नगर को अपने हाथ में खेला दूंगा। इस बार करण परिवार कभी उठ नहीं पाएगा, उठेगा भी नहीं। वान कुलपति शांत स्वर में बोले, हमें नफरत में नहीं बहना। परिवार का मुखिया व्यक्तिगत दुश्मनी से नहीं, लाभ से निर्णय लेता है। इन परिवारों को जोड़ने का उद्देश्य लियू नगर पर नियंत्रण है। जब करण परिवार नष्ट होगा तो पूरे नगर में सिर्फ ओयांग परिवार के पास एक महान योद्धा बचेगा। हमें बस ओयांग परिवार के उस महान योद्धा को अशक्त करना है। फिर पूरा लियू नगर वान परिवार का होगा। उसके बाद सारे संसाधन तुम पर लगाए जाएंगे। तुम्हें महान योद्धा के स्तर तक पहुंचाया जाएगा। वान कुलपति की आंखों में ठंडी चमक थी। उस दिन लियू नगर में हमारा ही आदेश चलेगा। जी पिता, युवक ने गंभीरता से कहा। लेकिन वह हिचकिचाया। ओयांग परिवार का कुलपति खुद महान योद्धा है। उसे अशक्त करना इतना आसान नहीं होगा। यही सवाल था जो आने वाले तूफान की दिशा तय करने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 148 मृत्यु की प्रतीक्षा। जो जानकारी मैंने तुम्हें इकट्ठा करने को कहा था वह सब देख ली? वान कुलपति ने शांत स्वर में पूछा। हाँ पिता, युवक ने सिर झुकाकर कहा। सब कुछ देख लिया है। संतोष से सिर हिलाते हुए वान कुलपति बोले, तो तुम्हें पता होगा ओयांग परिवार के भीतर पहले से ही दरार है। ओयांग कुलपति अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं। उनके बेटे कोई भी उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं। कुलपति पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन कोई संभालने वाला नहीं। प्रतिष्ठा अभी भी है, उन्होंने आगे कहा, इसलिए बेटे खुलकर विरोध नहीं कर सकते। लेकिन एक मौका मिले तो वे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति हाथ से फिसल रही है। युवक कुछ झिझका, लेकिन पिता, उसने कहा, एक महान योद्धा तो पूरे परिवार की नींव होता है। अगर ओयांग कुलपति गिर गए तो पूरा ओयांग परिवार किसके सहारे खड़ा रहेगा? वान कुलपति की आंखों में गहरी चमक उभरी। अगर पूरे लियू नगर में कोई भी महान योद्धा न बचे तो? युवक ठिठक गया। वान कुलपति धीरे धीरे बोले, अब मामला सरल है। जो पूरे लियू नगर को नियंत्रित करेगा और उसके संसाधन समेटेगा वही महान योद्धा के स्तर तक पहुंच सकेगा। लियू नगर के सभी संसाधन एक योद्धा स्तर की चरम सीमा वाले के लिए, उन्नति के लिए पर्याप्त हैं। बस उसे आशा दिखनी चाहिए। एक ओर परिवार, दूसरी ओर महान योद्धा का स्तर, और पूरा लियू नगर ओयांग परिवार के बेटों के सामने ये चुनाव रखा जाए तो वे क्या चुनेंगे? सिर्फ एक को बुरी नीयत चाहिए और ओयांग परिवार हमेशा के लिए डूब जाएगा। ये सोचकर वान कुलपति सामने झील की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में लहरें नहीं, सिर्फ गहराई थी। युवक देर तक कुछ बोल नहीं पाया। महान योद्धा का स्तर पूरे लियू नगर के बराबर, कितनी बड़ी परीक्षा थी यह। और जिन सूचनाओं को वह लाया था उनमें पहले से ही कुछ बेटे ओयांग कुलपति से असंतुष्ट थे। उसके पिता की चाल सीधे ओयांग परिवार की सबसे कमजोर नस पर लगी थी। पिता, युवक ने अंततः कहा, मैं तैयारी करने जाता हूँ। पहले परिवार के सारे निर्णय पिता लेते थे, वह बस आदेश मानता था। अब पिता अपंग हो चुके थे और सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। आज उसे पहली बार समझ आया एक परिवार को संभालना कितना कठिन होता है और उसके पिता की बुद्धि कितनी गहरी थी। जाओ, वान कुलपति ने कहा, मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वान परिवार आखिरकार तुम्हारा ही है। युवक ने गहराई से प्रणाम किया और धीरे धीरे पीछे हट गया। पूरे वान परिवार के लिए उसके पिता ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति छोड़ दी थी। ये त्याग कितना भारी था। उधर पूरा लियू नगर अराजकता में डूबा हुआ था। द्वितीय स्तरीय मेघलोहायस्क के कारण बड़ी संख्या में योद्धा नगर में घुस आए थे। हर गली, हर सराय अजनबियों से भरी थी। करण परिवार अब स्वयं को भी
बचाने की स्थिति में नहीं था। पूरे नगर को संभालना अब असंभव था। अराजकता और फैलती चली गई। लेकिन तूफान के केंद्र में खड़ा करण परिवार बाहर से शांत था, अंदर हर कोई जानता था जिस दिन सीमा परिवार चलेगा वही दिन करण परिवार का अंत होगा। भागना, करण परिवार जाए तो जाए कहाँ? सीमा परिवार की शक्ति कल्पना से भी बाहर थी। अगर करण परिवार टूटता है तो एक भी सदस्य शायद पीछा से बच ना पाए। जब तक वे दुनिया के छोर तक न भाग जाएं। वरिष्ठ बार बार इकट्ठा होते, विचार करते, लेकिन न कोई रास्ता, न कोई समाधान। सबसे पीड़ादायक चीज मृत्यु नहीं होती, बल्कि मृत्यु की प्रतीक्षा। और वह घड़ी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 149 पागल प्रतिशोध की शपथ। चेन्यांग नगर, एक भव्य हवेली। हवेली के भीतर कमरे ही कमरे थे। हर ओर लोगों की आवाजें, हलचल, अफरा तफरी। लेकिन एक कक्ष के भीतर दर्द से भरी कपकपाती आवाजें गूंज रही थीं। मेरे बेटे, एक मध्य आयु व्यक्ति दहाड़ उठा। तू इतनी भयानक मौत मरा। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने सामने पड़े निष्प्राण शरीर को टकटकी लगाए देख रहा था। चिंता मत कर, उसकी आवाज धीमी लेकिन जहरीली थी। मैं पूरे करण परिवार को तेरे साथ दफन कर दूंगा। उसने हाथ बढ़ाकर सीने को थामा, सांस ली, मानो दिल का दर्द दबा रहा हो। आओ, वह अचानक चिल्लाया, मेरे बेटे के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सबसे भव्य, सबसे गरिमा में मैं अपने बेटे को सबसे शानदार विदाई दूंगा। आ गया। सीमा परिवार के सेवक एक साथ बोले। वह रुका, फिर धीरे धीरे अपने बेटे के शव पर सफेद कपड़ा डालते हुए फुसफुसाया, तुझे करण परिवार की वह लड़की पसंद थी, है न? चिंता मत कर, मैं उसे भी तेरे पास भेज दूंगा। जो भी तेरी मौत का जिम्मेदार है, सब तेरे साथ कब्र में उतरेंगे। उसकी आवाज सिर्फ वही सुन सकता था। पूरे परिवार के वरिष्ठों को बुलाओ, सीमा कुलपति ने आदेश दिया। वह मुड़ा और तेज कदमों से सभा कक्ष की ओर बढ़ गया। दरवाजे के बाहर परिवार के सभी वरिष्ठ पहले से ही खड़े थे। हर कोई जानता था इस बार कुलपति का क्रोध असाधारण था और छठे युवा स्वामी की मौत से जुड़े सभी लोग अब उस क्रोध का निशाना बनने वाले थे। कुछ ही देर में सभी विशाल सभा कक्ष में इकट्ठा हो गए। सीमा कुलपति ऊंचे आसन पर बैठा, नीचे 12 वरिष्ठ सिर झुकाए खड़े थे। बताओ, उसकी आवाज ठंडी थी। मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? जी, एक वरिष्ठ आगे बढ़ा और विस्तार से घटना सुनाने लगा। सिर्फ 2 दिनों में कहानी पूरी तरह तैयार थी। करण परिवार का उदय, नगर शासक बनना, छठे युवा स्वामी का उकसाना। हर बात इतनी जीवंत थी मानो सब कुछ आंखों के सामने हुआ हो। रक्षक कहाँ हैं? सीमा कुलपति ने बीच में पूछा। अधिकांश पकड़े जा चुके हैं, वरिष्ठ कांपते हुए बोला। और कोई भाग गया? सीमा कुलपति की आंखें चमक उठीं। वे बहुत तेज थे। वरिष्ठ हकलाया। मैं प्रतिक्रिया देता उससे पहले। बेकार, सीमा कुलपति गरजा। तुम जैसे कचरे को पालने का क्या फायदा? एक भी पकड़ नहीं सके। जो पकड़े गए हैं उनका क्या किया जाए? दूसरे वरिष्ठ ने सावधानी से पूछा। मार डालो। सीमा कुलपति ने हाथ हिलाया। उनके परिवारों को भी। मेरा बेटा मरा है तो उन्हें भी अपनों को खोने का दर्द चखने दो। आ गया। वरिष्ठ ने सिर झुका लिया। रक्षकों का काम निपटाओ, सीमा कुलपति ने कहा। फिर करण परिवार को नष्ट करो, पूरा का पूरा। मेरे बेटे के साथ सब दफन हो जाएं। वह खड़ा हुआ। बस उसकी आवाज थकी हुई थी। मैं थक गया हूँ, तुम सब जाओ। सेवक रास्ते में सिर झुकाते, डरते डरते हटते जा रहे थे। सब जानते थे आज सीमा कुलपति के सामने आना, मौत को बुलाना था। वह सीधे अपने शयन कक्ष में गया। मेरे आदेश के बिना, उसने कहा, कोई अंदर नहीं आएगा। जी, द्वार पर खड़ी दासियां कांपते हुए बोलीं। दरवाजा खुला। अंदर एक चित्र टंगा था, एक स्त्री का चित्र। अद्भुत सुंदरता, इतना जीवंत कि मानो वह अभी बोल पड़ेगी। सीमा कुलपति काफी देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें धुंधला गईं।
मुझे माफ करना, उसने धीमे से कहा। हमारा बेटा मर चुका है, शायद वह अब तुमसे मिल चुका होगा। मैंने तुम्हें निराश किया। लेकिन उसकी आवाज़ अचानक कठोर हो गई। मैं पूरे करण परिवार को उसके साथ दफन कर दूंगा, यह मेरी शपथ है। और उसी क्षण चेन्यांग नगर के ऊपर प्रतिशोध का काला बादल पूरी तरह छा गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 150 नया स्तर, नया तूफान। करण के शयन कक्ष में पूरा वातावरण ऊर्जा से भर चुका था। घनी ऊर्जा लहरों की तरह घूम रही थी। करण का चेहरा कठोर पीड़ा से तना हुआ था। पसीने की मोटी बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। छोटे छोटे जलकुंड बन चुके थे। अचानक ऊर्जा हिंसक रूप से सिकुड़ने लगी। चारों ओर की सारी शक्ति एक ही दिशा में करण की ओर उमड़ पड़ी। क्षण भर में पूरा कमरा खाली हो गया। ऊर्जा का एक कण भी शेष नहीं रहा और करण का चेहरा शांत हो गया, गंभीर, स्थिर। उसके वस्त्र बिना हवा के फड़फड़ाने लगे, केश स्वतः लहराने लगे। उसने आंखें खोलीं, नजरों में तेज चमक थी। महान योद्धा का स्तर, उसने धीमे से कहा। आखिरकार मैं यहाँ पहुँच गया। 10 जन्मों का अनुभव, अनगिनत पीड़ाएं आज सार्थक हो गईं। अब पिता को ये शुभ समाचार देना चाहिए। करण ने द्वार खोला। कई दिनों से वह साधना में लिप्त था। भोजन तक अंदर ही पहुंचाया जाता था। आज बाहर की रोशनी कुछ देर के लिए आंखों को चुभी। पिता कहाँ हैं? उसने नगर शासक निवास के अध्ययन कक्ष में न देखकर सेवक से पूछा। युवा स्वामी, सेवक ने झुककर कहा। कुलपति वरिष्ठों के साथ सभा कक्ष में हैं। करण ने सिर हिलाया और उसी दिशा में चल पड़ा। इन दिनों वह नगर के हालात से लगभग अनजान था। अब मौका था सब कुछ एक साथ जानने का। कुछ ही देर में वह सभा कक्ष पहुंच गया। द्वारपालों ने उसे देखते ही दरवाजा खोल दिया। करण, तुम आ गए। पिता की आवाज में खुशी झलक उठी। पिता, वरिष्ठ जन। करण ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े। आओ, यहीं बैठो, करण के पिता ने कहा। हम अभी लियू नगर की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कई वरिष्ठ खड़े हो गए और उसे बैठने का आग्रह किया। करण के बैठते ही पिता ने बात जारी रखी। इन दिनों वान परिवार छोटे छोटे परिवारों से लगातार संपर्क कर रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि वे क्या साजिश रच रहे हैं। हाल के दिनों में उनकी गुप्त जानकारी मुख्य रूप से चेन्यांग नगर पर थी। लियू नगर के भीतर उथल पुथल पर ध्यान कम रह गया और इसी बीच वान परिवार हलचल मचाने लगा। और वे क्या करेंगे? एक वरिष्ठ ने गुस्से में कहा। वान परिवार हमेशा पीठ पीछे वार करता है। इस समय वे जरूर हमारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं। मेरी राय में वान परिवार को सीधे कुचल देना चाहिए। लेकिन दूसरे वरिष्ठ ने बेचैनी से कहा। वान परिवार के मुख्य लोग पहले ही छिप चुके हैं और पूरे लियू नगर में अफवाह फैल चुकी है कि हमारी करण परिवार अब टिक नहीं पाएगी। लोग कह रहे हैं सीमा परिवार को उकसाकर हमने पूरे नगर को संकट में डाल दिया है और अब हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। धड़ाम, करण के पिता ने मेज पर जोर से हाथ मारा। वान परिवार वाकई निर्लज है। जब तक हम मजबूत थे तब तक सिर झुकाए बैठे रहे और अब इस निर्णायक घड़ी में सिर उठा रहे हैं। ये छोटे परिवार भी हवा देखकर रंग बदलते हैं। जब हमारा समय अच्छा था तो आगे आगे घूमते थे, अब जरा संकट आया तो मुंह मोड़ लिया। करण शांत भाव से सुन रहा था। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह मुस्कुराया। पिता, उसने कहा, उन सभी छोटे परिवारों के नाम लिखवा लीजिए। इस संकट के बाद हम हिसाब अच्छी तरह चुकाएंगे। शरद ऋतु के बाद हर पत्ता गिरेगा। संकट, ये शब्द सुनते ही करण के पिता धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। वास्तव में उनका गुस्सा छोटे परिवारों या वान परिवार पर नहीं था, उनके और वरिष्ठों के दिल पर। जो सबसे बड़ा बोझ था वह था सीमा परिवार। सीमा परिवार का दबाव इतना भारी था कि हर कोई अंदर से घुट रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसी कक्ष में बैठा युवक अभी अभी
एक नया स्तर पार कर चुका था, और वह स्तर इस पूरे संकट की दिशा बदलने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 151 आखिरी सहारा। बैठक यहीं समाप्त करते हैं। करण के पिता ने थके हुए स्वर में कहा। वे छोटे परिवार अगर हंगामा करना चाहते हैं तो करने दो। और वांग परिवार, उन्होंने हाथ हिलाया, उन्हें भी जो करना है करने दो। उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा थकान थी। लियू नगर के ये छोटे परिवार और मौजूदा वांग परिवार, ये सब छोटी बीमारियां थीं। असल बीमारी सीमा परिवार था। अगर यह संकट किसी तरह टल जाए तो एक महान योद्धा इन सब असंतुष्टों को कुचलने के लिए पर्याप्त होता। वरिष्ठ एक दूसरे को देखे बिना चुपचाप उठ खड़े हुए और एक एक कर बाहर चले गए। ये पहली बार नहीं था। कई बार वे सीमा परिवार पर चर्चा कर चुके थे, हर बार किसी चमत्कार की उम्मीद और हर बार निराशा। धीरे धीरे उन्होंने इस विषय से बचना शुरू कर दिया था। वे भीतर ही भीतर सब कुछ स्वीकार कर चुके थे। मृत्यु तक वरिष्ठों के जाने के बाद कक्ष में सिर्फ पिता पुत्र रह गए। करण के पिता ने गहरी सांस ली। अगर हमारा परिवार इस कठिन समय से गुजर पाया तो कितना अच्छा होता। पिता, करण मुस्कुराया, हम जरूर इस संकट से निकलेंगे, मुझे दिलासा मत दो। करण के पिता ने कड़वाहट से कहा, मैं अपनी ताकत खुद जानता हूँ। वह महान योद्धा है। अगर वह चाहे तो हमारा परिवार एक ही झटके में मिट सकता है। हम क्या कर सकते हैं? वे जानते थे, एक स्तर का अंतर एक आकाश जितना होता है। महान योद्धा के सामने महान योद्धा भी बच्चे जैसे होते हैं, और साधारण योद्धा 3 चालें भी नहीं झेल पाते। मेरे सामने तो मैं 2 चालें भी नहीं टिक पाऊंगा। यह पूर्ण शक्ति का दमन था। कोई चाल, कोई योजना, सब व्यर्थ। अचानक करण के पिता को गुरु नील का ख्याल आया। वे आशा से करण की ओर मुड़े। करण, उन्होंने दबे स्वर में पूछा, तुम्हारे गुरु, वे एक महान योद्धा हैं, क्या वे एक बार भी हस्तक्षेप कर सकते हैं? वे जानते थे गुरु नील गंभीर रूप से घायल थे। लियू नगर में कभी खुलकर नजर भी नहीं आए। लोग बस जानते थे करण परिवार में एक महान औषधि गुरु है। अगर गुरु नील एक बार भी खड़े हो जाएं, तो सीमा परिवार रुक सकता है। करण ने धीरे से सिर हिलाया। पिता, उसका स्वर गंभीर था, वे मुश्किल से एक बार कर पाएंगे, उसके बाद उनकी चोट और बिगड़ जाएगी, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनते ही करण के पिता की आंखें बुझ गईं। गुरु नील का करण परिवार पर असीम उपकार था, उनसे जीवन की कीमत मांगना असंभव था। अगर वे खुद गुरु नील होते तो वे भी ऐसा कभी न करते। उसी समय बाहर से एक सेवक की आवाज आई। कुलपति, वह बोला, मास्टर वांग पधारे हैं। मास्टर वांग। करण के पिता की आंखों में तुरंत चमक आ गई। वांग राजपरिवार से जुड़ा हुआ, अगर वह साथ दे दे तो सीमा परिवार क्या कर पाएगा? जल्दी बुलाओ। करण के पिता उत्साह में बोले, नहीं, मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। वे लगभग दौड़ते हुए सभा कक्ष की ओर बढ़ गए। इस समय मास्टर वांग उनके लिए एकमात्र सहारा थे, और वह सहारा उन्हें किसी भी कीमत पर थामना था। करण भी सभा कक्ष की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन इतना आशावादी नहीं था। मास्टर वांग का अचानक आना उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। जब करण पहुंचा तो उसके पिता पहले ही मास्टर वांग का स्वागत कर रहे थे। मास्टर वांग, करण के पिता ने आदर से कहा, आपका आना हमारे करण परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। आपको 2 दिन तो यहाँ रुकना ही होगा। उन्होंने मास्टर वांग का हाथ थाम लिया। उसी क्षण मास्टर वांग की नजर करण पर पड़ी। वे मुस्कराए। ओह, उन्होंने कहा, युवा स्वामी भी आ गए। आओ, पास बैठो। कक्ष का वातावरण शांत था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। क्या ये सहारा वास्तव में करण परिवार को बचाएगा, या यही किसी नए खेल की शुरुआत है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 152 राजपरिवार की चाल।
करण ने मास्टर वांग को नमस्कार किया, आगे बढ़ा और उनके सामने बैठ गया। कुछ पल की शांति के बाद मास्टर वांग ने गहरी सांस ली। इस बार मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आया, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। ये सुनकर करण के पिता चौंक गए। ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने पूछा, जिसके लिए आपको खुद आना पड़ा। मास्टर वांग का चेहरा कुछ भारी सा था। उन्होंने चाय का एक घूंट लिया, फिर प्याली को मेज पर थोड़ा जोर से रख दिया। तुम जानते हो, उन्होंने कहा, मैं 7वें राजकुमार के करीबी लोगों में से हूँ। करण और उसके पिता दोनों ने सिर हिलाया। मास्टर वांग आगे बोले, लियू नगर के पास जो द्वितीय श्रेणी मेघलोहा खान मिली है, उसकी खबर 6ठे राजकुमार तक पहुंच चुकी है। ये सुनते ही कक्ष का वातावरण और भारी हो गया। वह खान 6ठे राजकुमार को चाहिए और उसने अपने लोग पहले ही भेज दिए हैं। मास्टर वांग की नज़र सीधे करण पर गई। हाँ, उन्होंने धीमे से जोड़ा, वही काले वस्त्रों वाले लोग। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। वे लोग साधारण नहीं थे। राजकुमार के अधीन लोग कमजोर कैसे हो सकते थे? अगर 6ठे राजकुमार ने खान पर नजर डाल दी तो बाकी परिवारों का खेल खत्म। लेकिन ये बात करण परिवार से सीधे कैसे जुड़ती थी? मास्टर वांग खुद चलकर ये बताने क्यों आए? करण की आंखों में सवाल साफ दिख रहा था। मास्टर वांग ने उसे भांप लिया। तुम्हें ये समझना होगा, उन्होंने कहा, राजपरिवार सीधे शक्ति संघर्ष में हिस्सा नहीं ले सकता। हमारे सारे संसाधन नगर शासकों के माध्यम से आते हैं। इसी वजह से उनकी आवाज और गहरी हुई। पूरा महाद्वीप राजपरिवार का विरोध नहीं करता। अगर राजपरिवार खुलकर स्थानीय संघर्षों में उतरे तो प्राचीन परिवार एकजुट होकर हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। करण ने धीरे से सिर हिलाया। ये नियम वह जानता था। राजपरिवार ऊपर बैठकर सबको लड़ते देखता है और लाभ खुद ब खुद उसके पास आता है। यही कारण था कि राजपरिवार इतने युगों से टिका हुआ था। लेकिन करण के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। वह अभी तक इसी भ्रम में थे कि शायद राजपरिवार उन्हें बचा लेगा। अब ये सहारा भी टूटता दिख रहा था। और तभी मास्टर वांग ने अगली चोट दी। इसी खान की वजह से, उन्होंने कहा, लियू नगर का नगर शासक पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अगर 6ठा राजकुमार इस पद को वापस अपने हाथ में ले ले तो वह अपने विश्वासपात्र को यहाँ बैठा देगा और नगर शासक के नाम पर पूरी खान कब्जे में ले लेगा। स्थानीय नगर शासक द्वारा खान पर अधिकार किसी को आपत्ति नहीं होगी। इसलिए मास्टर वांग ने साफ कहा, 6ठा राजकुमार अब कोशिश कर रहा है कि लियू नगर का नगर शासक पद आपसे वापस लिया जाए। क्या? करण के पिता सीधे खड़े हो गए। उनके कानों में जैसे बिजली गिर गई। नगर शासक पद वापस। एक के बाद एक बुरी खबरें सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ रही थीं। मास्टर वांग थके हुए से खड़े हुए। मैंने जो जानता था वह बता दिया। अब उन्होंने सिर झुकाया। तैयारी कर लीजिए। इतना कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ गए। मास्टर वांग, करण तुरंत उठा। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मास्टर वांग ने हल्की मुस्कान दी। इस संकट के समय हजारों कोस दूर से ये सूचना लाना साधारण बात नहीं थी। करण के मन में कृतज्ञता थी, लेकिन साथ ही एक और एहसास भी। अब ये लड़ाई सिर्फ परिवारों की नहीं रही। अब राजकुमारों की चालें भी इस खेल में उतर चुकी थीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 153 लगातार गिरती हुई आपदाएं। मास्टर वांग को विदा करने के बाद करण तेजी से बैठक कक्ष में लौटा। उसने देखा उसके पिता कुर्सी पर धहे हुए थे, हाथ में चाय का प्याला, आंखें शून्य में जमी हुईं। पिता, करण ने धीमे से पुकारा। आ गए मिंग उनकी आवाज बेहद कमजोर थी। वे एक समय महान योद्धा थे। पूरे परिवार का भार सालों से उठाया था। कभी इतनी बेबस हालत में नजर नहीं आए थे। करण कुछ कहने ही वाला था कि अचानक तेज कदमों की आवाज आई। उसने भौहें सिकोड़कर देखा। एक खुफिया अधिकारी हौंफता हुआ अंदर दौड़ा आया। बड़ा अनर्थ हो गया।
वह कांपती आवाज में बोला, सीमा परिवार कल प्रस्थान कर रहा है। इस बार सीमा कुलपति खुद आएगा और उसके साथ 10 वरिष्ठ योद्धा होंगे। कमरे की हवा एकदम जम गई। क्या ये खबर पक्की है? करण के पिता ने सूनी आंखों से पूछा। खुद सीमा कुलपति ने चेन्यांग नगर में घोषणा की है, अधिकारी बोला। इसमें कोई शक नहीं। यह करण के पिता ने थकी सांस छोड़ी। मुर्गा काटकर बंदरों को डराने आए हैं, और वह मुर्गा हमारा करण परिवार है। उन्होंने हाथ हिलाकर अधिकारी को बाहर जाने का इशारा किया। अब उनकी देह भाषा में थकान के अलावा कुछ नहीं था। उसी समय एक और सेवक घबराया हुआ अंदर घुसा। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कहो, करण के पिता ने निष्प्राण स्वर में कहा। अब इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? सेवक बोला, ओयांग कुलपति मृत्युशैया पर हैं। ओयांग परिवार हमारे महान औषधि गुरु को बुलाने आया है। ओयांग कुलपति करण के पिता को हैरानी हुई। वे तो महान योद्धा हैं, अचानक कैसे? फिर उन्होंने कड़वाहट से हाथ हिला दिया। मर रहे हैं तो मरने दो, हम खुद कल मरने वाले हैं। दूसरों की फिक्र करने की फुर्सत नहीं, मैं जाता हूँ। करण ने तुरंत कहा, मैं गुरु नील को ले आता हूँ। वह जानता था उसके पिता का मन अब किसी चीज में नहीं लग रहा, लेकिन ओयांग परिवार करण परिवार का पुराना सहयोगी था। इस समय पीठ फेरना अनुचित होता। पिता, मैं जाकर देख आता हूँ, करण ने आदर से कहा। जाओ, जो करना है करो, करण के पिता ने थकी आवाज में कहा। करण मुड़ा और सीधे गुरु नील की औषधि कक्ष की ओर बढ़ गया। उसके मन में दर्द था। अपने पिता की यह अवस्था वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन अभी उसके पास समय नहीं था। कल, सिर्फ कल, सब कुछ खत्म करना होगा। उसी दिन सीमा परिवार को मिटाना होगा। तभी यह संकट टलेगा, तभी पिता फिर से खड़े हो पाएंगे। इन विचारों के साथ करण ने औषधि कक्ष का द्वार खोला। करण, गुरु नील ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है गुरु? करण ने गंभीर स्वर में कहा, ओयांग कुलपति गंभीर हालत में हैं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन्हें देख लें। गुरु नील की नज़र क्षण भर के लिए गंभीर हो गई। लियू नगर की हवा अब खून की गंध लेने लगी थी, और ये तूफान से पहले की शांति थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 154 औषधि विद्या का अंतर। गुरु नील ने सिर हिलाया। ठीक है, उन्होंने कहा, इस औषधि भट्टी का काम पूरा कर लूं, फिर चलेंगे। करण खुद आकर बुलाने आया था। ऐसे में मना करना उनके लिए भी उचित नहीं था। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। करण मुस्कराते हुए आगे बढ़ा। गुरु नील एक पल को चौंक गए। औषधि विद्या में किसी और का आधा काम संभाल लेना, ये तो कभी सुना ही नहीं गया था। आग की तीव्रता, कितनी मात्रा में औषधीय पौधे डालने हैं, अंतिम चरण में कैसे नियंत्रण करना है। हर औषधि गुरु की अपनी व्यवस्था होती है। थोड़ा सा भी हेर फेर तो पूरी औषधि नष्ट। अगर कोई और ऐसी बात करता तो गुरु नील उसे वहीं डांट देते, लेकिन ये करण था। ठीक है, गुरु नील ने बिना ज्यादा सोचे कहा, मैं हाथ हटाता हूँ, तुम संभालो। उन्होंने धीरे धीरे हथेली की ऊर्जा समेटी और औषधि भट्टी से हट गए। करण 2 कदम आगे बढ़ा। जैसे ही गुरु नील का हाथ पूरी तरह हटा, करण ने भट्टी पर हथेली रख दी। धड़ाम, उसकी ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। भट्टी के भीतर आग अचानक तेज हो गई। संयम, करण ने हल्की आवाज में कहा। भट्टी के भीतर औषधि तेजी से संघनित होने लगी। कुछ ही सांसों में हो गया। करण ने हाथ हटा लिया। गुरु नील अचकचा गए। इतनी जल्दी? ये तो बहुत साधारण औषधि नहीं थी, भले ही ये साधारण ऊर्जा संवर्धन औषधि हो। गुरु नील ने भट्टी का ढक्कन खोला। अंदर 11 औषधियां शांत पड़ी थीं, हर एक पर 9 स्पष्ट रेखाएं, पूर्ण गुणवत्ता। गुरु नील ने एक एक करके गिना। 11। उनकी आंखों में अविश्वास था। यह तुमने कैसे किया? वे खुद महान औषधि गुरु थे। ऊर्जा संवर्धन औषधि वे भी बनाते थे, लेकिन पूर्ण गुणवत्ता वह भी हर बार नहीं।
कभी कभार 1 या 2, और आज करण ने आधा काम संभालकर सीधे 11 पूर्ण औषधियां बना दी। ये तो उनकी चरम अवस्था से भी आगे था, बस अभ्यास का फर्क है। करण मुस्कुराया, लंबे समय तक करोगे तो आप भी ऐसा कर पाओगे। गुरु नील ने धीरे से सिर हिलाया। वे जानते थे ये लंबा समय साधारण नहीं होगा। वैसे गुरु नील ने पूछा, सीमा परिवार का क्या करने वाले हो? उनके हिसाब से अगर करण चाहे तो औषधियों के बल पर ये संकट अभी टल सकता था। करण मुस्कुराया, सीमा परिवार, उसने हल्के से कहा, उसे मिटाने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गुरु नील कुछ नहीं बोले। उनके लिए सिर्फ महान योद्धा स्तर का परिवार, अगर वे पूरी तरह स्वस्थ होते तो एक थप्पड़ में समाप्त। उन्हें इससे कोई रुचि नहीं थी। उन्हें रुचि थी अपनी औषधि विद्या में। पिछले कुछ समय से उन्होंने वही तरीका अपनाया था जो करण ने बताया था, और परिणाम स्पष्ट थे। अब औषधि बनाते समय उनका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर रहता था, और वे धीरे धीरे उस विशेष जन्मजात क्षमता के साथ तालमेल बिठा रहे थे। एक बात गुरु नील के मन में स्पष्ट थी, करण की औषधि विद्या अब सिर्फ प्रतिभा नहीं रही, वह एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 155, पिता का निर्णय। गुरु नील के औषधि कक्ष से निकलते ही करण सीधे अपने साधना कक्ष की ओर चला गया। कल सीमा परिवार स्वयं दरवाजे पर आने वाला था। उसके पास एक योजना थी, और यह योजना पूरी तरह योद्धा आत्मा स्तर की शक्ति पर निर्भर थी। इसलिए उसे अभी साधना करनी ही थी। उसने पहले ही जांच लिया था। योद्धा स्तर के प्रथम चरण पर औषधि देह का प्रयोग करके वह अधिकतम महान योद्धा के 8वें चरण तक पहुंच सकता था। ये पर्याप्त नहीं था। एक पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। साधना से बाहर निकलते समय करण ने एक पूर्ण औषधि ली। इस बार उसकी शक्ति सीधे योद्धा स्तर के 3रे चरण तक पहुंच गई। उसने फिर से परखा, औषधि देह के साथ वह अब योद्धा आत्मा के प्रथम चरण तक पहुंच सकता था। फिर भी करण संतुष्ट नहीं था। सिर्फ एक रात की साधना में योद्धा स्तर के 3रे चरण तक पहुंचना। उसने हल्की झुंझलाहट में सोचा, तो फिर महान योद्धा स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अगर यह सोच किसी और योद्धा ने सुन ली होती तो शायद शर्म से मर जाता। सालों में एक स्तर बढ़ाने वाले योद्धा, और यहाँ एक रात में 2 स्तर। फिर भी असंतोष। औषधि देह सक्रिय। क्षण भर में करण की आभा बदल गई। योद्धा आत्मा का दबाव संपूर्ण कक्ष में फैल गया। योद्धा आत्मा, उसने धीमे से कहा, आखिरकार ये स्तर भी पा लिया। उसने आभा समेट ली और खिड़की से उगते सूरज को देखा। जैसे हमारा करण परिवार, उसने मन ही मन कहा, अंधकार बीत चुका है, अब प्रकाश आएगा, और इस प्रकाश की रक्षा मैं करूंगा। अब उसे अपने पिता से मिलना था। कल की उनकी अवस्था अब भी उसके मन में कांटों की तरह चुभ रही थी। कुछ ही देर में करण अपने पिता के अध्ययन कक्ष के बाहर था। अंदर आओ। भीतर से गंभीर आवाज आई। दरवाजा खुला। करण ने देखा, उसके पिता सीधे बैठे थे, थके हुए लेकिन दृढ़। पिता, करण ने हाथ जोड़कर कहा। आ गए। करण के पिता बोले, मैं ही तुम्हें बुलाने वाला था। क्या बात है पिता? करण ने पूछा। उसने राहत की सांस ली। कम से कम पिता की मानसिक स्थिति कुछ बेहतर थी। करण के पिता ने सीधे उसकी ओर देखा। करण, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इस बार सीमा परिवार का आक्रमण हम रोक नहीं सकते, इसलिए हमने निर्णय लिया है। करण का दिल अचानक धक से रह गया। परिवार के युवा अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे और हम बूढ़े लोग यहीं रुकेंगे। सीमा परिवार का सामना खुद करेंगे। इन शब्दों के साथ करण का शरीर हल्का सा कांप उठा। ये निर्णय मृत्यु को स्वीकार करने के बाद ही लिया जा सकता था। उस पल उसे अपने पिछले जीवन का दृश्य दिखाई दिया, जब उसके पिता अकेले खड़े थे और उसकी पलायन मार्ग की रक्षा कर रहे थे। वही पीठ, वही अधिकता, वही पिता। जब परिवार सबसे अधिक संकट में होता है, वह स्वयं भागने की नहीं, बल्कि अपनों के लिए लड़ने की सोचता है। भले ही
जीवित रहने की संभावना न के बराबर हो। पिता, करण ने भर्राए स्वर में कहा। चिंता मत कीजिए, करण परिवार को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वह मुड़ गया, आंखों में उमड़ते आंसू किसी तरह रोकते हुए वह कक्ष से बाहर चला गया। पीछे करण के पिता कुर्सी पर बैठे रह गए। जो कहना चाहते थे वह सिर्फ एक आह बनकर रह गया। अगर मैं योद्धा आत्मा स्तर पर होता, उन्होंने सिर थामते हुए बुदबुदाया, तो आज सब कुछ अलग होता। पूरा परिवार विनाश के कगार पर था। पूर्वजों से मिलने का चेहरा नहीं बचा था, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, अगर करण जीवित रहा तो एक दिन करण परिवार फिर उठेगा, फिर चमकेगा। और यही सोच उन्हें अब तक बैठे रहने की ताकत दे रही थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।